Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class or in the last week we have continued with our lesson the Mughal Empire, the fourth one of history. And till that lesson we have discussed about the different attempt of the Mughal Empire or the Mughal Emperor to control the revenue as well as administration. As the empire extended, जैसे उन्होंने अपना साम्राज्य और बढ़ा लिया, there was a requirement of different type of people and from different regions to control every region without many conflicts. कोई ज्यादा विवाद ना हो, इस प्रकार से हर इलाके के अनुसार ही लोगों को रिक्रूटमेंट दिया जाने लगा. अब उन्होंने शासन अपना लगभग द होल ऑफ इंडिया, देन आफ्टर ईरान, इराक, अफगानिस्तान, वहां तक अपना शासन बढ़ा लिया था. मुगल टाइम के दौरान तो उन्होंने उसी प्रकार रिक्रूटमेंट भी किया. अब उसमें देखो कौन कौन थे. फ्रॉम तुर्की, तुर्किश, ईरान से ईरानियन, जो अपने दरबार में रखे उन्होंने. इंडियन मुस्लिम्स, बाहर से मुस्लिमों को, अफगानिस्तान के लोगों को अफगान, जो राजपूत जिन्होंने की सुप्रीमेसी स्वीकार कर ली थी, वो राजपूत जिन्होंने सुप्रीमेसी स्वीकार कर ली थी मुगल साम्राज्य के. अकबर के समय में आपने देखा था, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आमेर का, राजा मान सिंह. उसके बाद मराठा जिन्होंने भी सुप्रीमेसी स्वीकार की, उन सबको दरबार में रखा जाने लगा और इनको एक रैंक दे दिया गया, इसका नाम दे दिया गया कि जितने भी लोग उसमें रखे गए दरबार में, इनको बोला गया मनसबदार. इनको बोला गया मनसबदार. लेकिन मनसबदार का मतलब नहीं सारे इक्वल हो गए, यानी एक नाम देने से सब इक्वल नहीं थे. मनसबदार थे, इनके रैंक अलग अलग थे. और रैंक किस पर डिपेंड करते थे? ये रैंक डिपेंड करते थे जात. अब ये जात क्या है? ये था हाउ मेनी कैवलरी मैन और द हॉर्सेस दे हैव, कितने उनके पास घुड़सवार और घोड़े हैं उनके पास, ताकि वेन एवर द किंग रिक्वायर्ड दे कैन कीप देम विद द मनसबदार्स ड्यूरिंग द वार्स, युद्ध के दौरान, ताकि उनका इस्तेमाल किया जा सके सेना के लिए. इसलिए जितने भी ये मनसबदार थे उनके पास कितना बड़ा नियंत्रण है, उनका कितने घोड़े कितने घुड़सवार, उसके आधार पर उनका रैंक डिसाइड किया जाता. और अगर एग्जाम्पल ले तो मान लो जिसके पास केवल 1000 है, तो जिसके पास 1000 घोड़े या घुड़सवार है, अगर किसी के पास 5000 है तो इसका मतलब रैंक बड़ा किसका? इसके पास 5000 है. उसकी सैलरी भी ज्यादा होगी, उसका रैंक भी बड़ा होगा और उसकी जिम्मेवारी भी ज्यादा होंगी. मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी युद्ध के दौरान जिम्मेवारी भी उसको बड़ी दी जाएगी, बड़ा पद भी मिलेगा. यह डिपेंड करता है किसके ऊपर? कि हाउ ही कैन कंट्रोल ए लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स एज वेल एज द फोर्सेस. अब ये मनसबदार को कैश सैलरी नहीं मिलती थी. मुगल साम्राज्य के दौरान सैलरी की व्यवस्था कौन सी थी? ये देखो वर्ड आया जागीरदार, इसमें से आगे का पहले ही हटा दे, केवल जागीर. उनको एक पार्टिकुलर इलाका दे दिया जाता, दे आर सपोज टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम देयर, वहां से रेवेन्यू कलेक्ट कर ले. वो जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं वो किसके लिए पर्याप्त होती? सैलरी देने के लिए, जो उनके पास कैवलरी मैन थे उनके लिए, और मनसबदार खुद के लिए भी रख सकता था. यानी उनको जागीर देते, वहां से वो टैक्स कलेक्ट करते. इससे पहले सल्तनत काल में आपने एक वर्ड पढ़ा था, वो क्या था? इक्ता. जो सुल्तान उस टाइम पर इक्ता, और इक्ता किसके लिए? जागीर के लिए. एक पार्टिकुलर लैंड एरिया दिया गया था, और जो सैलरी वसूल करने वाला था उसको क्या बोलते उस टाइम पर? मुक्ति. अब यहां वर्ड बदल गया, केवल इक्ता की जगह जागीर और मुक्ति की जगह जागीरदार. काम वही है, केवल ये कलेक्ट करते थे रेवेन्यू. डिफरेंस क्या आया इन दोनों में? अंतर ये आया, जो व्यवस्था बदली गई. हालांकि ये जो व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी व्यवस्था थी, इसको केवल नाम बदला गया, लेकिन थोड़ा सा अंतर जो आया, ये जो मुक्ति थे ये उसी लैंड एरिया में रिजाइड करते थे. दे वर सपोज्ड टू रिजाइड देयर ओनली टू कलेक्ट द रेवेन्यू, वो वहीं रहते थे कलेक्ट करने के लिए. लेकिन जागीरदार थे, दे नेवर रिजाइड इन दोज एरियाज, दे ओनली सेंट देयर सर्वेंट्स टू कलेक्ट द रेवेन्यू. वो अपने यहाँ नौकर रखते, उनको भेजते कलेक्ट करने के लिए रेवेन्यू, और उसके बाद और जिम्मेवारी संभालते. और उनको दूसरा डर ये रहता कि कहीं दूसरा कोई मनसबदार नहीं है, वो कहीं ना कहीं ऐसी कोई कॉन्स्पिरेंसी तो नहीं कर रहा कि हम पीछे रह जाएं. इसलिए वो ज्यादातर ध्यान देते थे रेवेन्यू के लिए, तो सर्वेंट रखते और खुद उन चीजों पर ध्यान देते थे. अब अकबर के समय की अगर बात करें तो अकबर ने तो कि ये रेवेन्यू का कलेक्शन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दे किसी को, या फिर मनसबदार के रैंक और सैलरी हमने डिसाइड कर दी कि जिसके पास 1000 है उसकी जो सैलरी है उस टाइम पर जो भी उनके पास, आज के पास जो हमारी करेंसी उस टाइम पर हो सकता है सिक्के रहे हो, कॉइन्स रहे हो, सोने या चांदी के, तो उसके अनुसार मान लो कि 1000 वाले को केवल उसको उस टाइम पर 500 सिक्के देने हैं. अब जब उसने देखा कि जो लैंड रेवेन्यू है उससे हो सकता है उसकी आमदनी कहीं ज्यादा हो रही हो, तो उसने इसलिए असेसमेंट कराया कि उतना ही एरिया दिया जाए जहां से कि
इतनी ही रेवेन्यू से ज्यादा ना हो, यानी मनसबदार कहीं ज्यादा तो नहीं ले रहा है उसके लिए। तो अकबर ने असेसमेंट अच्छे से कराया लैंड एरिया का, उस क्रॉप्स का असेसमेंट, कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, उसके अनुसार उसकी कीमत कितनी है मार्केट में, उसके अनुसार असेसमेंट कराया, उसके अनुसार जागीर दी गई। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं औरंगजेब के समय में बदल दी गई। औरंगजेब के समय क्या, मनसबदार की संख्या बढ़ गई, यानी जो भी दरबार के अंदर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रखता उसी को मनसबदार का रैंक दे दिया गया, और धीरे धीरे मनसबदारों की संख्या इतनी बढ़ गई, जागीर कम रह गई, यानी लैंड एरिया रहा ही नहीं रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। किसको कहां से जमीन है, जब जमीन तो फिक्स है। उसके बाद मनसबदार की संख्या जहां पहले 30, 40, 100, 150 थी, वहां 200, 250 अगर कर देंगे तो लैंड एरिया कम हो जाएगा। लैंड एरिया कम होगा तो रेवेन्यू कम आएगी, तो मनसबदार सर्वाइव कैसे करेंगे। तो उसमें या तो उसके उनके खिलाफ दे बिकेम रेबेलियस, क्रांतिकारी बन जाएंगे, उनके खिलाफ विरोध करेंगे, या फिर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजेंट्स, किसानों का एक्सप्लॉयटेशन होगा, शोषण होगा, क्योंकि ज्यादा कलेक्ट करने का प्रयास करेंगे वो। और यही हुआ, जिसको एक बार जागीर मिल गई, कुछ एक तो खाली बैठे थे, उनको जागीर ही नहीं मिली, मनसबदार का रैंक दे दिया, सैलरी नहीं आ रही, उनको बोला था कि बाद में मिलेगी आपको, यानी एक जागीर ट्रांसफरेबल बना दी गई कि एक से लेकर दूसरे को दे दी जाएगी सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। उसमें जिसको एक बार जागीर मिली उसने अपनी मनमर्जी से वसूलना शुरू कर दिया, यानी टैक्स कलेक्शन है उसको बढ़ा दिया गया, ताकि अपनी जो सैलरी है उसको प्रॉपर तरीके से निकाला जा सके और कुछ सेविंग तक आगे तक कंट्रोल किया जा सके। तो उन्हें एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया, प्रोडक्शन उतना होता नहीं था, एंड द फार्मर्स लेफ्ट द एग्रीकल्चर, धीरे धीरे किसानों ने खेती करना छोड़ दिया। जब उनके पास इतना है ही नहीं, टैक्स कहां से देंगे, तो उत्पादन इतना हो ही नहीं रहा, तो इस प्रकार परेशानी आई किसी सामने, औरंगजेब के सामने। और उसके बाद देखोगे कि इसी के बाद हमारे यहाँ ये 17वीं सेंचुरी के बाद लेटर मुगल्स, यानी इसके शासन के दौरान ही हमारे यहाँ मुगल शासन है वो कमजोर होता चला गया था। और 1707 में इसकी डेथ के बाद तो मुगल शासन के बाद जो बाकी शासक आए, चाहे वो बहादुर शाह थे, चाहे फारूक शियार थे, चाहे आलमगीर थे, ये सारे क्या कहलाए, लेटर मुगल्स, यानी वो पूरी तरह से कंट्रोल नहीं रख पाए। और किस वजह से नहीं रख पाए, जो औरंगजेब ने जिन प्रकार पॉलिसीज में चेंज किया और अपने जो भी फेवर किए थे उनको इस प्रकार मनसबदार के रैंक तक आगे बढ़ाया, और जो जागीर थी वो शॉर्ट पड़ती चली गई, रेवेन्यू कलेक्शन प्रॉपर हो नहीं पाया, बिना रेवेन्यू के पूरे शासन प्रशासन को बनाए रखना मुश्किल हो गया था। इस वजह से धीरे धीरे मुगल हैं वो सिमटते चले गए और उनका शासन कमजोर होता चला गया। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अबाउट द remaining policy of the Mughal Empire in the next class. Thank you and have a nice day.